ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, बस यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये एक अननेचुरल सेल है, नेचुरल इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। क्योंकि अननेचुरल है इसलिए हम इसे नॉन स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हैं, यानी ये रिएक्शन हम आर्टिफिशियली करवाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो बचपन से पढ़ते आए हैं। मोल्टन NaCl का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, Na+Cl-, ये मोल्टन था, कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरा जाता। फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए। इलेक्ट्रोड कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कार्बन रॉड्स भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड्स जिनको हम कहते हैं, टंगस्टन है, प्लैटिनम है, कई तरह के हैं, तो वो अभी यहाँ डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। ये हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, 2 टर्मिनल बन गए प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस टर्मिनल को आप क्या लिखते आए हैं, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बैटरी की हेल्प से NaCl को तोड़ेंगे, NaCl का आयनिक बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस और माइनस को दूर कर देंगे। तो दूर करने के बाद क्या होगा कि ये जो प्लस है इट गोज टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना, और जो माइनस है इट गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि आप जानते हैं। अब क्या हुआ, एनोड जो कि प्लस टर्मिनल था उस पर कौन गया, देखो उस पे Cl- गया। Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा और वो कैसे कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। तो मैंने इसको ऐसे बैलेंस करके लिख दिया। ठीक है, उधर कैथोड पर आते हैं। कैथोड था माइनस टर्मिनल, कैथोड पे किसने मूव किया होगा, प्लस आयन ने किया होगा। फिर इस प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा और ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पे आप गौर करिए, ये जो Cl2 है ना, इसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनोड। एनोड का प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन गैस है, लिबरेट हो रही है, और जो सोडियम है इसको आप क्या बोल दोगे, प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। ठीक है, तो अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है फैराडे की। फैराडे ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमें एनोड पर भी एक प्रोडक्ट मिलता है और कैथोड पर भी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कितना कितना मिलेगा, क्वांटिटी क्या है, क्या दोनों साइड पे सेम क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा या डिफरेंट क्वांटिटी है, तो क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फैराडे ने बताने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं यहां पर टॉपिक डाल रही हूं फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए, उनकी हेल्प से इन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताने की कोशिश की। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। स्क्रीन में स्क्रॉल कर दूं, क्लास स्क्रीन स्क्रॉल कर दूं मैं, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जो बच्चे अभी लास्ट में आए हैं यहीं से करना स्टार्ट करिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से। इसका पहले मैं स्टेटमेंट आपको लिखवाती हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा द amount of substance liberated, amount of substance इन्होंने ग्राम में दिया। ठीक है, ग्राम की भाषा में बात कर रहे हैं, amount of substances in grams। ठीक है, liberated, liberated या formed, कुछ भी आप लिख सकते हैं, at the electrodes due to electrolysis, due to electrolysis, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा is directly proportional
proportional to the charge passed through the electrolyte. Through the electrolyte. हमारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोलाइट नमक था, NaCl था, है ना। तो वो जो ये ये वाला मैं बता रही हूँ, इस सेल के अंदर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन NaCl, इसमें हमने कितना चार्ज सप्लाई किया, वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स पर बनेंगे उनकी क्वांटिटी ग्राम में लिखी जाएगी। स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ। लिख लिया ये 12 क्लास? यस मैम। ओके, तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखे हैं, फॉर्मुलेशन। तो इन्होंने कहा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ था ना, वो क्वांटिटी है W। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q फॉर चार्ज, ठीक है। और यानी आप इसको ये भी लिख सकते हो I इंटू टी, Q यानी I इंटू टी हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा जाता है Z, तो फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू ZIT, ठीक है। I यहाँ पर क्या है, I यहाँ पे एम्पियर में करंट है, एम्पियर करंट है, ठीक है। और T आपको टाइम लेना है, जो कि किसमें लोगे, सेकेंड्स में लोगे, ठीक है। और W क्या है यहाँ पे, W है वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड या लिबरेटेड या जेनरेटेड, ठीक है, ये W हो गया। Z यहाँ पर क्या है, Z एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये लंबा चौड़ा इसका नाम है, आम भाषा में ये क्या है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन बना W इक्वल टू ZIT, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। और ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट, कितना ग्राम डिपॉजिट होने वाला है। अब यहाँ पर ये सब हर बुक में लिखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेटमेंट भी रेयरली पूछते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे सीधे न्यूमेरिकल पूछते हैं। यहाँ पर जो एक और मुद्दे की बात है वो है Z का एक्सप्रेशन, ठीक है, जो अक्सर बुक्स में बड़ा ही अजीब तरह से या इनडायरेक्टली लिखा होता है। मैं आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ। ये जो Z यहाँ पर है इसका क्या फॉर्मूला है, इसके लिए बुक्स में लिखा होता है E अपॉन 96500। E क्या है अभी बताती हूं मैं। और E का फॉर्मूला होता है M अपॉन N फैक्टर इंटू 96500, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना M वाला, यही आपको मेन इसमें रखना है। E क्या है इस पर आते हैं। E यहां पर है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर वेट। मोलर वेट आप सब जानते हैं, है ना, वही है जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, मोलर वेट या मोलर मास एक ही बात है ना। ये जो N फैक्टर है, इट्स N फैक्टर। आपने नर्स इक्वेशन में N की वैल्यू निकाली थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही N फैक्टर होता है, ठीक है।
एन फैक्टर को वैलेंसी भी लिख देते हो, तो इसका ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी भी लिख सकते हो आप इसको सिंपल भाषा में। और वैलेंसी का क्या मतलब है, और करके यहाँ पे तो मोलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये तीनों एक्सप्रेशन आप इसके लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ये एक्सप्रेशन पहला वाला ऊपर लिख दिया है, तो यानी Z का ये फॉर्मूला बन गया। तो अब अगर मैं Z उस ऊपर वाले फॉर्मूला में रखूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ फुल एंड फाइनल जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे होगा उसका एक्सप्रेशन W इक्वल टू ZIT होगा, है ना। और Z को हम ऐसे लिख देंगे M मतलब मोलर वेट अपॉन N फैक्टर को मैं N लिख देती हूँ, ठीक है, अपॉन 96500 इंटू IT। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला। क्वेश्चन दूंगी अभी, क्वेश्चन से आप सब लोग कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं। हो गया, स्क्रीन वर्क हो जाता है तो मुझे बताइए, मैं इसको और कर दूंगी। डन पर क्लास? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? तो जल्दी से ये फॉर्मूला याद कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फॉर्मूला याद करो फर्स्ट लॉ फैराडे का, W इक्वल टू ZIT, और Z का फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N या N फैक्टर कुछ भी आप लिख सकते हैं, 96500 चार्ज होता है कूलम्स इंटू IT। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे पर। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है ये थोड़ा स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है। इसको तभी स्टडी किया जाता है जब हम मल्टीपल सेल्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सर एक इकलौता एग्जांपल दिया है, तो मैं उसको जरा ड्रॉ करती हूँ। 3 कंटेनर्स दिए, जब इसको ले जाओ बेटा है हाँ 12th क्लास। तो इसमें ये 3 सेल्स इन्होंने कनेक्ट किए, ठीक है, 3 कंटेनर्स है, पहला कंटेनर एक सेल है, दूसरा कंटेनर दूसरा, तीसरा कंटेनर तीसरा सेल है। एक ये तीनों एक्वस सोल्यूशन भरे हैं, ठीक है, एक्वस है, वाटरी सोल्यूशन है ये, ठीक है।
एक में कॉपर सल्फेट भर दिया, एक में जिंक सल्फेट, एक में सिल्वर नाइट्रेट। इनकी जगह कुछ और भी ले सकते थे, वो कोई इश्यू नहीं है। और इन्हें एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट किया। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ये इधर से कॉपर आयन मूव करेगा। अभी हम खाली मेटल को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रोड है, तो टोटल 6 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बात सबको क्लियर है? प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, तीनों के मैंने इलेक्ट्रोड बना लिए। तो अभी हम खाली इन्होंने मेटल के बारे में बताया, तो मैं मेटल के बारे में फोकस कर रही हूँ। पहले कंटेनर में मेटल है कॉपर आयन, तो प्लस आयन है ना, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया और जाके डिपॉजिट हो गया। दूसरे कंटेनर में था मेटल जिंक आयन, ये इधर जाके डिपॉजिट हुआ, है ना। और तीसरे कंटेनर में था सिल्वर आयन, ये इधर जाके डिपॉजिट हुआ। तो ऐसे तीनों मेटल तीनों नेगेटिव रॉड पे हो रहे थे। ऐसे ही नेगेटिव आयन भी प्लस वाली रॉड पे जा रहा था। अभी हम नेगेटिव आयन को नहीं देख रहे, उसकी कहानी थोड़ी अलग तरह से होती है रिएक्शन, इसलिए उस पर नहीं फोकस कर रहे। मेटल तीनों में सेम तरह का रिएक्शन होगा, इसलिए मैं मेटल पे फोकस कर रही। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंड लॉ में क्या कहा, किसी ने इनसे पूछा कि ये बताओ कि तीनों कंटेनर्स में जो मेटल डिपॉजिट होगा क्या वो सेम क्वांटिटी में होगा। तो इन्होंने कहा कि क्वांटिटी की यूनिट क्या है इस पे डिपेंड करेगा। मतलब, तो इन्होंने कहा मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट एक यूनिट है जिसके बारे में आपकी सीबीएसई और एनसीईआरटी ज्यादा डिस्कस नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी डिस्कस नहीं करती है। ठीक है, इक्विवेलेंट एक यूनिट होती है। तो इक्विवेलेंट इन तीनों का सेम होगा, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो यहाँ डिपॉजिट होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट भी लिखती है बुक्स, एक ही बात है, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट को यूनिट है, अभी नहीं पूछना क्या यूनिट है, सिर्फ कुछ यूनिट है। जैसे मोल होता है, मोल एक क्वांटिटी है, ऐसे इक्विवेलेंट भी एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो तीनों कंटेनर में मेटल के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। फिर किसी ने पूछा अच्छा ये इक्विवेलेंट क्या होता है, तो तुम लोगों ने 11th क्लास में, 12th में कभी मौका नहीं मिला, 11th में टाइट्रेशन की है ब्यूरेट और पिपेट से। हाँ, 12th क्लास ब्यूरेट पिपेट से टाइट्रेशन की है, जिसमें पिपेट से आप लिक्विड सक करते थे और फिर कंटेनर में ट्रांसफर करते थे, फिर कंटिन्यूस शेक करते हुए, है ना। वहां पे तुम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, N1V1 इक्वल टू N2V2, है ना। ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, N इंटू V, मतलब N इंटू V इक्वल टू N इंटू V इक्वल टू N इंटू V। N फॉर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी ऐसा टर्म है जो तुम्हारी सीबीएसई में जिक्र नहीं है इसका, है ना, कि हम तो करेंगे इसको, लेकिन इस चैप्टर में अभी नहीं करेंगे। तो फिलहाल मैं इतना बता दूं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, यही से फॉर्मूला आया N1V1 इक्वल टू N2V2। इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला सुनो, दूसरा फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मैं सारे पॉसिबल फॉर्मूला बता रही हूँ, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी ने खाली एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन मैं इसके सारे फॉर्मूला तुम्हें बता रही हूँ। तो इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का मोल इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी, वैलेंसी यानी एन जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिंपल भाषा में, मैंने इसको यहाँ पे एनएफ यानी एन फैक्टर लिखा है। ठीक है, और मोल का फॉर्मूला तो तुम सब जानते हो, वेट अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ पे मोल की जगह मैं ये रख देती हूँ, वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर। यहाँ पर भी रख दो, तो वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर। यहाँ पर भी रख दो, वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर। यानी तीनों मेटल के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो इक्विवेलेंट कितने तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर आपको मोल और वैलेंसी यानी एन फैक्टर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। या आपको वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर दिया है तो आप इससे इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल फॉर्मूला है, ये टोटल फॉर्मूला है। ठीक है,
इसमें से तुम्हारी एनसीईआरटी खाली थर्ड वाले फॉर्मूला पर क्वेश्चन देती है, लेकिन जब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन लेवल पर तो इनमें ये सारी वैरायटी डील होती है। मतलब किसी का n इंटू वी किसी के मोल इंटू एन फैक्टर से भी इक्वेट कर सकते हो, किसी का n इंटू वी वेट अपॉन मोलर वेट वाले एक्सप्रेशन से इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल वैरायटी हो जाती है ना। तो वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एनसीईआरटी वाला पार्ट अभी कराऊंगी जिसमें नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अब मैं सीधे इसके क्वेश्चन पर आती हूँ ताकि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीन का हो जाता है तो मुझे बता दीजिए। हो गया है? यस मैम। मैं एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट सॉल्व का एक क्वेश्चन दे दे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अब ये आपको पहचाने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का क्वेश्चन है। ठीक है, अ सॉल्यूशन of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? वैसे आपको याद करना है, फिलहाल मैं बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर इज 63.5। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, लेकिन ये तुम्हें याद करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ये फैराडे का है भी कि नहीं, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। चलो किसी से पूछते। ओजस? यस मैम। हाँ ओजस, ये क्वेश्चन फैराडेज लॉ का है क्या? यस मैम। कैसे पता चला? मैम मास डिपॉजिट हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइज भी हो रहा है। हाँ ओके। मैम उससे फिर फैराडे फर्स्ट लॉ का कर सकते हैं इससे। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड पर किसी भी चीज का मास डिपॉजिट या लिबरेटेड हो तो यहीं से हिंट मिलेगा कि ये फैराडे लॉ का है। बिल्कुल आपने ठीक बताया ओजस। अब ये फर्स्ट लॉ फैराडे का है या सेकंड लॉ फैराडे का? ध्रुवी ये कैसे पहचानोगी? ये फर्स्ट लॉ फैराडे है या सेकंड लॉ फैराडे? ध्रुवी? ओके, ध्रुव फर्स्ट लॉ। हाँ, कैसे पता चला ध्रुव की फर्स्ट लॉ का है? जो गिवन है उससे पता क्या? देखो सेकंड लॉ में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होंगे मल्टीपल सेल। इन्होंने कहा है अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन किसका? कॉपर सल्फेट का। इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद 1.5 एम्पीयर करंट। एक सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं है। अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस होते सीरीज में कनेक्टेड तो सेकंड लॉ लगता। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला क्योंकि अ सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट लॉ फैराडे है। ठीक है, जो डाटा दिया है हम देख लेते हैं। टी आपको दे दिया 10 मिनट्स, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैं क्या कर दूं? 10 × 60 कर दूं, ये सेकंड हो गया। ठीक है, आपको आई दे दिया,
1.5 एम्पियर, एम्पियर भी चाहिए, एम्पियर में दिया है। कॉपर डिपॉजिटेड मास, मास यानी कि मुझे वेट ऑफ Cu फाइंड आउट करना है, तो यानी W फाइंड करना है ना। तो यानी यहाँ से सारे पैरामीटर्स हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि अच्छा ये तो W इक्वल टू ZIT लग गया। अब Z का फॉर्मूला, ठीक है, मेन बच्चे यहीं पे फंसते हैं। तो Z का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, Z को आपको लिखना था मोलर वेट अपॉन N इंटू 96500, ये Z लिखना था इंटू IT। अब रख दो सारी वैल्यू। मोलर वेट, कौन डिपॉजिट हो रहा है उसी का मोलर वेट लिखोगे। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, कॉपर मेटल, कॉपर सल्फेट का नहीं लिखना, ठीक है। डिपॉजिट हो रहा है Cu, तो आपको Cu का ही लिखना है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था 63.5। तो आप रख देंगे 63.5 कॉपर का अपॉन, हाँ अब आते हैं N यानी N फैक्टर। तो भाई देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर पे कितना चार्ज है बताओ तो, +2 का चार्ज है। तो कॉपर जब डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खा के डिपॉजिट होगा ना। तो डिपॉजिट होने के लिए, कॉपर को सॉलिडिफाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, वो N है। तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे N आप रखेंगे 2 अपॉन 96500। आई आपको दे दिया है, आई है 1.5 एम्पियर और 10 इंटू 60 सेकेंड्स। यहां से आप वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे, ये इसका आंसर हो गया। देखिए बताओ ये समझ में आया क्या। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ फैराडे के सिंपली बस ऐसे ही क्वेश्चन रूप है, बिल्कुल डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट का है, इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire, for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? अच्छा, then how many electrons flows through the wire? सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, फर्स्ट लॉ का है या सेकंड लॉ का। ये इंटेक्स का अनसॉल्व क्वेश्चन है। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, how many electrons flow through the wire? फर्स्ट लॉ का है, सेकंड लॉ का है या किसी का भी नहीं है? शायद किसी का भी नहीं। शायद किसी का भी नहीं है। कैसे पता चला कि किसी का भी नहीं है? हमने तो बड़ा मतलब नॉर्मल वैसे क्वेश्चन है कि जनरल सा, ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का चीज नहीं हो रही। हाँ, इसमें बस इन्होंने जो फैराडे ने मेन इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा, उस सेल की किसी दूसरी साइड पे क्वेश्चन पूछ लिया। फैराडे ने किस क्या इंफॉर्मेशन दी थी? फैराडे ने कहा था ये कंटेनर है, आप ये M+ और X- नाम का सॉल्ट भर रहे हो,
तो m प्लस इधर जा रहा है माइनस टर्मिनल पे, x माइनस इधर जा रहा है। तो फैराडे ने अपनी कहानी में m और x का जो डिपोजिशन था, यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा उनके बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये वायर भी है, यहाँ पे वायर भी सर्किट का पार्ट है। इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, यानी फैराडे ने तो इलेक्ट्रोड के ऊपर की बात की थी, इस क्वेश्चन में वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हुई है। और वायर के इलेक्ट्रॉन भी चार्ज बनाएंगे, चार्ज से ही फैराडे की कहानी चलेगी। तो ये रिलेटेड तो फैराडे से है, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गई कि वायर के इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछना है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए उस पर आप देखो, पहले दिया क्या क्या एक बार हम देख लें। इन्होंने वायर के अंदर कितना करंट है I 0.5 एम्पियर दे दिया। कितने टाइम के लिए ये हो रहा है काम? 2 आवर्स के लिए। तो I और T तो इन्होंने दिया ही है ना, तो यानी फैराडे वाला कंटेंट तो दिया ही है। अब देखो ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू I इंटू T। ठीक है, ये फैराडे में पहला वाला फॉर्मूला यही वाला है ना। अगर I एम्पियर में हो और टाइम सेकेंड्स में हो, तो ये जो Q फॉर चार्ज है ये कूलम्स में बन जाता है। ये बात आपको पता है सबको, है ना। तो ये कूलम्स हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अच्छा, अब जरा इस कूलम्स की बात करते हैं। तो जब ये वाला चार्ज, कूलम्स का चार्ज 96500 कूलम्स होता है, तो इस चार्ज को हम 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, फिर क्लास समझ में आ रहा है क्या? ये चार्ज Q अगर इतना हो, 96500 कूलम्स हो, तो इसको 1 फैराडे को 1F भी लिख देते हैं, 1 फैराडे चार्ज। अब आप बोलेंगे 96500 ही क्यों, ये क्या है? तो ये इसका मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप बोलोगे कि मैम 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, एवोगैड्रो लिखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल यानी एवोगैड्रो, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो जब आप एवोगैड्रो को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो ये आ जाता है 96500 कूलम्स आ जाता है। ठीक है, और इसी को ही 1 फैराडे है। ठीक है, नोट करो इसको और जरा देख के बताओ समझ में आ रहा है क्या? फिर चाहे इस चार्ज को आप वायर में देखो या आपने जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड में देखो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वायर में देखने को कहा है, तो चार्ज हो गया Q इक्वल्स टू I इंटू T। Q होगा कूलम्स में, जब एम्पियर इंटू सेकेंड I और T की यूनिट होगी तो, और जो कितना कूलम, 96500 कूलम्स को 1 फैराडे कहा जाता है। 96500 कहां से आता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 96500 कूलम्स। ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 फैराडे। 1 फैराडे यानी 96500 कूलम्स। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे समराइज कर सकती हूँ। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर दीजिए। ये तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया, अब आंसर तुम लोग दोगे मुझे।
क्वेश्चन पे फोकस करूं क्या? हो गया ट्रेवलर्स? हाँ, ये क्वेश्चन है सामने। अब मुझे इसका आंसर दो। मानसी? यस मैम। इसका आंसर दो मानसी। मैम हम इसको ऐसे करेंगे कि मतलब 96500 कूलम्स के इक्वल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मिनट मैम। हाँ हाँ, सोचो, सिंपल सी यूनिटरी बन जाएगी। तुम्हें आई और टी दिया है, एम्पियर इंटू सेकेंड करके कूलम्स तो निकाल लो। हम थीटा निकालेंगे उससे। नहीं, थीटा नहीं, चार्ज है भैया, क्यू है, क्यू चार्ज। अरे मतलब वही क्यू हाँ इक्वल्स टू आई। हाँ, ये क्यू बताइए, क्यू ऐसे लिखती हूँ मैं, ठीक है, क्यू हाँ, है ओके। चार्ज। हाँ, हाँ, तो चार्ज निकालेंगे, फिर 96500 कूलम्स में अब एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एवोगैड्रो के इलेक्ट्रॉन्स है, तो में एक कितने? चार्ज में कितना है वो निकालेंगे, वेरी नाइस, चार्ज से मल्टीप्लाई। बिल्कुल परफेक्ट। कर लो इसको सॉल्व, मैं भी कर देती हूँ। कितना है यूनिट? 0.5 इंटू 2 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम भी। तो आप पहले Q निकाल लेंगे, है ना। Q होता है I इंटू T। I है आपका 0.5 एम्पियर। अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है 5 मिनट में, है ना। 2 आवर्स, तो 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 3600 कूलम्स मेरे पास Q आ गया। अब मुझे ये पता है कि 96500 कूलम्स का अगर चार्ज होता है तो उसमें मुझे एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? एक में कितना, और फिर 3600 कूलम्स का अगर चार्ज है तो उसमें कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करें। upon 96500 into 3600, this much number of electrons। देखो तो मैंने ठीक किया क्या? यस मैम। ये सबको समझ में आया? यस मैम। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो जेईई मेंस लेवल है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं इससे, और एनसीईआरटी ने भी काफी पूछे हैं। अभी हम एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अब मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आती हूँ नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है बैक एक्सरसाइज। How much charge is required
हाँ थर्ड क्लास, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। अब पहले तो देख के बताओ ये फैराडे का है या नहीं। ये क्वेश्चन फैराडे का है। अनुष्का, अनुष्का पहले ये क्वेश्चन कैसे पता चला नहीं है? जब भी आपसे चाहे डिपोजिशन की बात हो या जिसके पहले हमने वायर में किया, वायर में इलेक्ट्रॉन, वायर में कितना चार्ज है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में कितना चार्ज है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ये सब फैराडे से रिलेटेड है। तो यस, ये फैराडे का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इन्होंने चीजों को इनडायरेक्ट कर दिया। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, यानी क्यू की बात हो रही है फॉर दी फॉलोइंग रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जब भी कोई मेटल डिपॉजिट होता है तो आप खुद सोचो रिडक्शन के थ्रू होता है ना। मेटल पे कोई चार्ज है, सपोज कॉपर पे +2 का चार्ज है, वो डिपॉजिट होगा तो कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन खा करके डिपॉजिट होगा, तो रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन यानी किसी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन का ही जिक्र है। तो ये फैराडे का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम सोचोगे अच्छा चार्ज के बारे में बात हो रही है, चार्ज का मतलब तो वो Q इक्वल्स टू IT की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन I और T तो दिए ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें? तो तुम्हें एक तरीका मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था कि जब I और T नहीं दिया हो तो Q कितना लेना है तुम्हें पता है कि अगर Q 96500 कूलम्स हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा इसका मतलब तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा 1 फैराडे चार्ज होता है, ठीक है। इस कहानी को याद रखना है। क्या याद रखना है कि 96500 कूलम्स का जो चार्ज होगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसी को ही आप क्या बोल दोगे? 1 फैराडे चार्ज, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। तुम्हें निकालना है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, तो तुम या तो कूलम्स में निकाल दो या सबसे आसान होता है फैराडे में निकालना, ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो 2 फैराडे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन तो 10 फैराडे, तो फैराडे में निकाल दो। अब तुम बोलोगे अच्छा पहला कहानी क्या है? पहली कहानी में 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो यानी एल्यूमिनियम +3 था, ये 1 मोल था। ये कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और फिर Al बनके सॉलिडिफाई डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 मोल +3 के लिए क्या मैं बोल दूं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत लग रही है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, ये तो हिंट बता दिया मैंने, ऊपर हिंट बता दिया ये तुम्हें, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 नंबर जहां डाला है, यहाँ से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो मैंने पहले इक्वेशन बना दी। इक्वेशन में मैंने देखा एल्यूमिनियम का 1 मोल है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 मोल चाहिए, तब जाके वो डिपॉजिट होगा। तो शुड आई से कि फॉर दिस रिडक्शन 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड? बस ये आंसर हो गया। ट्वेल्थ क्लास देखो तो समझ में आया क्या? अच्छा, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इन्होंने लिया है कॉपर +2 लिया है, और उसको उन्होंने कहा है कि इसको कॉपर में डिपॉजिट कर दो, और ये कॉपर 1 मोल होना चाहिए, है ना। तो अब बताओ बैलेंसिंग, 1 मोल कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये सॉलिडिफाई होगा, डिपॉजिट होगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब कितना हो जाएगा? 2 फैराडे चार्ज। ये इसका आंसर हो गया। जितना मोल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उतना फैराडे का चार्ज। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इक्वेशन आपको हमेशा बनानी है, ठीक है, बिना इक्वेशन के काम नहीं होगा। इन्होंने कहा है 1 मोल पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट होता है MnO4-, ठीक है, और उससे तुम्हें बनाना है Ma+2।
ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन कि यहाँ पर मैग्नेट में मैग्नीज और ऑक्सीजन दोनों है, हमें तो खाली मेटल के चार्ज की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन दिखे, सिंपल आयन तो होता है कॉपर के ऊपर चार्ज लिख दिया, आयरन पे चार्ज लिख दिया, सिंपल आयन, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन है, मैग्नीज और ऑक्सीजन कंबाइंड है ना। तो पहले निकालो X, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -8 लिख दें, इक्वल्स टू -1 पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज। X की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गई। तो यहाँ पे मैग्नीज है +7 में, है ना, और इधर मैग्नीज किस में है, इधर मैग्नीज +2 में। अब +7 से +2 में जाना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन खा करके जाया जाए। 7 और 2 का डिफरेंस निकाल लो, मॉड कर लेना, 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है। इसका मतलब इक्वेशन ऐसी बनेगी, MnO4- will eat 5 electrons and form Mn+2। ठीक है, ये 1 मोल पर मैग्नेट की कहानी हो गई। अब मुझे देख के बताओ, यहाँ पे 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी सिंपली 5 फैराडे आंसर आ गया इसका, 5F चार्ज या 5 फैराडे चार्ज, ये इसका आंसर। देख के बताओ तो ये बातें समझ में आती हैं क्या? इसमें किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, जिन्हें भी डाउट हो वो बिल्कुल क्लियरली पूछें बिना किसी झिझक के। यहाँ +7 था, +7 से +2 में जाना है, तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, मतलब मैंने सिंपली मॉड करना है, 7 - 2 कर दिया, तो ये 5 आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने इसको निकाला है और फिर इक्वेशन बना दी। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो वो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ के बताना समझ में आता है क्या? हाँ चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या ये फैराडे से लिंक्ड है? शांतनु, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, फैराडे से लिंक्ड है क्या? कैसे पता चला? हाँ देखो, इसमें एक चीज और सोचो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था ना, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती थी, जनरेट होती थी। लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। उसमें कई यहाँ पे तो हम बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी से हमारी जरूरत की इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते थे रिएक्शंस करवा के।
है ना। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड से पता लग गया अच्छा ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और इन्होंने दूसरा हिंट फैराडे की भाषा में चार्ज पूछ लिया है, नहीं भी पूछते चलो तो रिक्वायर्ड से ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हर कहानी फैराडे ही बताता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हर तरह की कैलकुलेशन, चाहे वो लिक्विड पर होने वाली कैलकुलेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोड पर, चाहे वो बाहर वायर में, ठीक है, वो हर कहानी फैराडे ही बताएगा। ठीक है, तो ये फैराडे का है। फिर देखो दो पार्ट है। 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, यानी उस कंटेनर में आपने मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड भरा होगा और कैल्शियम जाके डिपॉजिट हुआ होगा, 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होगा। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, यानी चार्ज पूछा है कितना फैराडे लग रहा है। तो अब देखो तुम कैसे करोगे। तुमने कैल्शियम क्लोराइड में से कैल्शियम को निकाल लो। कैल्शियम क्लोराइड में बताओ तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा। वैसे तो सब जानते ही हैं, नहीं भी जानते हो तो कैल्शियम को X मान लो, क्लोरीन पे -2 का चार्ज इक्वल टू 0, कितना आ गया +2। और यूनिवर्सली कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 ही होता है ना। कैल्शियम पे तो कोई और चार्ज बनता भी नहीं है, खाली +2 ही बनता है। तो कैल्शियम +2 है। तो तुमने कंटेनर में भरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, प्लस माइनस टर्मिनल ये हो गया, बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया। फिर कैल्शियम +2 माइनस टर्मिनल पे जा रहा था, तो हमें कैल्शियम +2 के बारे में जानकारी चाहिए। और जाकर के ये डिपॉजिट हो रहा था Ca बन के, है ना। तो ये जो Ca है ना 20 ग्राम, ये यहाँ है, ये यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, अब क्या है कि इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनाओ। कैल्शियम +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तब जाकर के कैल्शियम बनेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब कैल्शियम कितना बन रहा है, तो इन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी आपको दे दी। इन्होंने कहा 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए बताओ कितना फैराडे चाहिए। तो अब जरा 20 ग्राम के मोल निकाल लो। देखो मोलर रेशो क्या है, 1:2:1 का मोलर रेशो है। तो ग्राम के मोल निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम। क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना है, जो क्वांटिटी दी होती है ना वो ऊपर लिखी जाती है, 20 ग्राम। कैल्शियम का मोलर मास तो तुम्हें पता होना चाहिए सबको। मैं एक बार और तुम्हें डाटा याद करवा दूंगी, दे दूंगी ये डाटा। मोलर मास के 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का नहीं लिखना, जो डिपॉजिट हो रहा है ना उसका लिखना है। तो मैंने खाली कैल्शियम का लिखा है, कैल्शियम 40। तो कितना आ गया, आधा मोल आ गया, हाफ मोल कैल्शियम। अब मोलर रेशो क्या कह रहा है, 1 मोल कैल्शियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ना। तो अगर 1 मोल कैल्शियम होता है तो फॉर्म्ड बाय 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये तो इक्वेशन की बात हो गई। यहाँ पे आधा मोल कैल्शियम बन रहा है, 20 ग्राम यानी आधा मोल। तो अगर आधा मोल कैल्शियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा वो, 2 × 1/2, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब बताओ तो कितना फैराडे हो गया, 1 फैराडे। तो यानी 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। This is the answer. देखो ये समझ में आया क्या। हाँ मैंने कर लिया उसे, मतलब
अभी एंटर हुए हो, पहले भी थे? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके बताओ, उसके बाद कर दो फटाफट। ये हो गया 12th क्लास। स्क्रीन में ऊपर करूं क्या? इसमें कोई परेशानी किसी को? अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4040 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 40 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होना है फ्रॉम मोल्टन Al2O3, मतलब इन्होंने कंटेनर में ये लिया होगा, Al2O3 लिया होगा ऐसे, है ना, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा, प्लस माइनस टर्मिनल। Al2O3 में वैसे तो तुम सबको पता होना चाहिए कितना चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे, बताओ तो। +3 का चार्ज एल्यूमिनियम पे एक ही तरह का चार्ज होता है, +3 का चार्ज होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है इट गोज टू दी माइनस टर्मिनल और ऐसे करके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो डिपॉजिटेड एल्यूमिनियम है ये 40 ग्राम है। तो ये पूछ रहा है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने में कितना चार्ज चाहिए, कितना फैराडे चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इक्वेशन बना दो। तुम बनाओगे कि एल्यूमिनियम ऐसे डिपॉजिट होगा, Al+3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन खा करके और ऐसे एल्यूमिनियम की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा। मोलर रेशियो क्या दिख रहा है, 1:3:1, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने में 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट 40 ग्राम है तो ग्राम के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है। वेट हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी क्वेश्चन में दी जाती है, 40 ग्राम जो ऊपर दिया उन्हें लिख दिया। एल्यूमिनियम का मोलर मास तुम लोगों को याद होना चाहिए, 27 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर गौर करना, मैंने Al2O3 का मास नहीं लिखा है, मैंने किसका लिखा है, जो डिपॉजिट हुआ एल्यूमिनियम का खाली, है ना। तो मोलर मास 27 Al का है सिर्फ। ठीक है, तो इतने मोल्स आ गए, जितने भी जो भी निकल रहा है इसका 40/27 को कर देना, है ना, दिस मच मोल्स। 40/27 मोल्स एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, अब यूनिटरी बनाओ। सबसे पहले बैलेंसिंग पे गौर करना, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। टू डिपॉजिट 1 mole aluminium, we need 3 moles electrons। ये तो बैलेंसिंग की कहानी है। अब यहाँ कितना मोल एल्यूमिनियम हमें डिपॉजिट करना है, टू डिपॉजिट 40/27 मोल एल्यूमिनियम, we need 3 times of 40/27 moles of इलेक्ट्रॉन्स। और जितने मोल इलेक्ट्रॉन, शुड आई से कि उतना ही चार्ज। इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास सामने आंसर है, इसलिए मैं आंसर लिख रही हूँ 4.44 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 4.44 जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन, शुड आई से कि उतना ही फैराडे चार्ज, तो 4.44 फैराडे चार्ज। दिस इज द आंसर, 4.44 F अक्सर लिखा जाता है, फैराडे की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, 4.44 F। देख के बताओ ये समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, वो भी मैं अभी करवा दूं।
हो गया। मैं स्क्रीन अप कर दूं? अच्छा अभी कर रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का ही, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है कि इलेक्ट्रोकेमिकल का। अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? हाँ, तो रिक्वायर्ड है यानी इलेक्ट्रोलिटिक है, और इलेक्ट्रोलिटिक है यानी सब फैराडे से रिलेटेड है ना। अब इसमें क्या पूछा है जरा गौर करके मुझे बताओ, क्या फाइंड करना है इसमें? देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी हम एम्पियर की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम चार्ज की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने जनरल टर्म लिखा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जहां भी लिखा हो तो एम्पियर और चार्ज दोनों की भाषा में पूछा जा सकता है। फिर आगे क्लियर कर दिए इन्होंने इन कूलम्स। कूलम्स का मतलब यानी इन्होंने क्या पूछा है? चार्ज पूछा है, और चार्ज की दो यूनिट होती हैं, कूलम्स और फैराडे। हम दोनों में निकालते हैं। फैराडे में निकालना हमें थोड़ा आसान लगता है, हमने ऊपर सारी कहानी फैराडे में निकाली। अब की बार इस क्वेश्चन में फैराडे ना पूछ के कूलम्स पूछा है, तो पहले फैराडे निकालना, उसके बाद में कूलम में कन्वर्ट कर देना। 1 फैराडे 96500 कूलम होता है। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। हो गया, इस क्वेश्चन पर आता है। ट्वेल्थ क्लास। ओके, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, व्हाइट वाला। हाँ, तो अब इन्होंने पूछा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स। कूलम्स यानी चार्ज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब पहली कहानी है 1 मोल पानी से ऑक्सीजन बनाना है। तो अब देखो तुम इक्वेशन बनाओगे। कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर के अंदर खाली पानी भरा, HOH, H प्लस और OH माइनस, इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस टर्मिनल। H प्लस जो है इट गोज टू नेगेटिव टर्मिनल, OH माइनस गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल। कुछ ऐसी कहानी बनी। तो तुम्हें तो सीधे पानी से ऑक्सीजन, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली इक्वेशन बैलेंस करके बना दो। पानी इज H2O, H2O से ऑक्सीजन। जरा ट्राई करो ये कैसे बनाए। कैसे बनाए ट्राई करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? चलो सीधे पानी से नहीं बनाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हम तरीके से चलते हैं। 2 का कैसे पता चला? अच्छा ठीक है, कोई और?
इरेजर ही कोई काम कर रहा हूँ इसमें। चलो हम इसको अपने तरीके से करते हैं आगे। ऐसा था, मैंने ये पानी भरा, ठीक है, कंटेनर में HOH भरा। H प्लस जो है, H प्लस तो इधर चला गया माइनस टर्मिनल पे, OH माइनस में ऑक्सीजन है तो OH माइनस जाएगा तो वो ऐसे बनाएगा, देखो OH माइनस गया है ना। फिर वो ऑक्सीजन कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले तो O से O2 बना देते हैं, ठीक है, जो H है उससे H प्लस बना देते हैं, ठीक, और एक ही OH से हम सारा काम करते हैं, तो मैं हाफ O2 लिख देती हूँ इसको H प्लस। और इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा कोई बताएगा मुझे? OH में O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज इक्वल्स टू -1, कितना आ गया बताओ तो, -2, यानी यहाँ ऑक्सीजन -2 में है और इधर ऑक्सीजन 0 स्टेट में है। तो अब बताओ -2 से 0 में कितने का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। और -2 से 0 यानी कहानी है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो देखो तो इक्वेशन ये बन गई। इसमें एक चीज पर गौर करना, 1 मोल पानी, जो पानी की क्वांटिटी है वो 1 मोल है, तो 1 मोल पानी से एक ही H बनेगा, एक ही OH, तो ये मैंने 1 मोल OH की कहानी लिख दी, क्योंकि 1 मोल पानी में एक OH होगा और एक H होगा। ये 1 मोल OH से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकले और ऑक्सीजन बन गया। तो अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, 1 मोल पानी से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से तुम्हें पता चल गया, अच्छा 2 फैराडे का चार्ज चाहिए, और 2 फैराडे का मतलब कूलम्स निकालना है, तो 2 फैराडे यानी कि 2 into 96500 कूलम्स, this much of coulomb, this much coulombs charge is needed, is required to produce oxygen gas from 1 mole water। देखो तो ये आंसर हो गया क्या फर्स्ट पार्ट का, ये समझ में आया क्या? तो ये फैराडे का है, क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले, बैटरी लगाई, है ना। अच्छा, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो जाए तो मुझे बता दीजिए स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है, 1 मोल FeO2 Fe2O3, 1 मोल FeO को, फेरस ऑक्साइड को Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, अब बस ऐसी इक्वेशन बनाना और इलेक्ट्रॉन का चेंज देख लेना, जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे, जितना फैराडे उससे कूलम्स निकाल दोगे। 1 फैराडे, देखते हैं, तो कन्वर्ट क्या करना है, FeO से मुझे बनाना है Fe2O3 और FeO का 1 मोल होना चाहिए। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो दोनों में, तो आयरन इज X -2 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे आयरन +2, फिर यहाँ पे आयरन निकाल लो, 2X -6 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू कितना, +3, तो एक आयरन +2 से +3 में जाना है, FeO से Fe2O3 में जाने का मतलब +2 से +3 में, +2 से +3 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा, बिल्कुल सही बात है। और किधर आएगा, 2 से 3 ऑक्सीडेशन है जाना, ऑक्सीडेशन यानी कि मुझे यहाँ पर लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन है ना,
1 ठीक है, तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। बिल्कुल, तो यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे, 1 फैराडे यानी 1 into 96500 कूलम्स। दिस इज द आंसर। देख के बताओ समझ में आया क्या? हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आज की क्लास में। फिर फैराडे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, 10 मिनट लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग ऊपर का करिए, तब तक मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ के बताओ फिर कौन से टॉपिक का है और कैसे होगा। श्रेया, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कौन से टॉपिक का है, कैसे पता चला फैराडे का? ठीक है, और फैराडे के फर्स्ट लॉ का है या सेकंड लॉ का है? दोनों कैसे यूज होंगे, क्या कंडीशन होती है दोनों यूज होने की? ठीक है। नहीं श्रेया, सुनो सुनो बात सुनो, यहाँ पे और सोल्यूशन मेंशन है, यानी यहाँ पे मल्टीपल सेल कनेक्ट नहीं किए गए हैं सीरीज में। ठीक है, खाली एक ही सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइज, देखो बहुत सारे हिंट है क्वेश्चन में, अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे इसलिए तुम्हें पता है, लेकिन जब रैंडम क्वेश्चन सामने आएगा तो कैसे सोचोगे। दिस सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइज वर्ड से हिंट मिला तुम्हें कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना। और फिर और सोल्यूशन, खाली एक ही सोल्यूशन है, एक ही कंटेनर, एक ही सेल सेटअप है, मल्टीपल सेल सेटअप नहीं है, इसलिए ये फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। ये जो आई और टी है ना, सेकंड लॉ में भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फर्स्ट लॉ में ही इसका डाटा दिया जाता है। ठीक है, तो और सोल्यूशन से मुझे हिंट मिला है फर्स्ट लॉ फैराडे है। इलेक्ट्रोलाइज्ड वर्ड से मुझे हिंट मिला है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। फिर आपने कहा जो डिपॉजिट हो रहा है इससे भी यस बिल्कुल हिंट मिल रहा है कि ये फैराडे की बातें हो रही है ना। तो यहाँ पे देखो सेल ऐसा बना होगा कि कंटेनर लिया और इसमें निकल नाइट्रेट भर दिया। मैं डायरेक्टली अभी चार्ज बना के लिखती हूँ, निकल +2 भरा होगा और NO3 पे -1 का चार्ज होगा, 2 मोल नाइट्रेट होते होंगे। प्लैटिनम की रॉड्स लगा दी, इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए बैटरी की जरूरत है, बैटरी हमने लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आपको दिया है, आई आपको दे दिया, आई दे दिया 5 एम्पियर। ठीक है, टी आपको दे दिया 20 मिनट्स है, तो आपको इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। आई और टी आ गया,
व्हाट मास ऑफ Ni डिपॉजिटेड, तो व्हाट मास तो सीधा सीधा फर्स्ट लॉ फैराडे पूछ लिया, मास यानी W, तो तुम बोलोगे मास का मतलब तो W इक्वल टू ZIT लगा देते हैं। Z का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर वेट अपॉन n फैक्टर या n इंटू 96500 इंटू I इंटू T, W फाइंड करना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मोलर मास किसका रखें बताओ तो, निकल नाइट्रेट का रखें कि निकल का रखें, बताओ मोलर मास किसका रखें थर्ड क्लास। जो डिपॉजिट होता है निकल, हाँ W, जिसका W आप निकालेंगे उसी का आप रखेंगे तो निकल का। तो फिलहाल आपको याद नहीं है इसलिए मैं आपको दे देती हूँ मोलर वेट ऑफ निकल, बट मैं फिर कह रही हूँ ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। 58.5 कुछ मेटल्स के करने हैं, है ना। पर जो 3D सीरीज है, 3D के एलिमेंट के तो याद कर ही लो। तो ये हो गया 58.5। तो देखो अब हम क्या रखें 58.5। अब निकल के चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे कि मैम Ni+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तब जाकर के ये डिपॉजिट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो n की वैल्यू 2, ठीक है। 96500 I कितना हो जाएगा आपका 5 एम्पियर इंटू 20 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वेट ऑफ Ni डिपॉजिटेड आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। देख के बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे अभी। सिंपल सा है, फर्स्ट लॉ फैराडे बिल्कुल डायरेक्ट है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग साथ में नोट करते चलो, ठीक है। हो गया एक क्वेश्चन। इन तीनों एलिमेंट के मासेस फिलहाल दिए हैं एनसीईआरटी ने, तो मैं सामने लिख देती हूँ। जिंक का है 65.4, सिल्वर का है 108 और कॉपर का है
63.54। इन सब के आगे यू भी लिख दिया जाता है, कई बार नहीं भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्राम भी लिखा जा सकता है, यूनिफाइड मास भी लिखा जा सकता है, और एएमयू भी लिखा जा सकता है, और कुछ नहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मोलर मासेस के लिए सारी कंडीशन एप्लीकेबल है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ के अनुष्का मोदी मुझे बताओ कौन से लॉ का है ये, कैसे पता चला? हाँ, इन्होंने लिखा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिनका नाम इन्होंने ए, बी और सी रखा है। दे कंटेनिंग जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट आर कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो 3 सेल्स यहाँ पे कनेक्ट हुए, और सोल्यूशन नहीं है। इसके पहले की ऊपर की लैंग्वेजेस में ध्यान देना, और सोल्यूशन था, यहाँ पे 3 सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट अलग है, सिल्वर नाइट्रेट अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। अब सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सामने आते ही तुम्हें क्या करना है, जिन जिन एलिमेंट्स के बारे में जिक्र है उन एलिमेंट के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो। तो तुम सीधे सीधे ये लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू, इक्विवेलेंट को EQ भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं EQ लिख रही हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब भी यही होता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। EQ ऑफ जिंक इक्वल टू EQ ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू EQ ऑफ कॉपर। अब इन्होंने किस भाषा में डाटा दिया है? नॉर्मेलिटी। हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, एक हमने N/V पढ़ा था। N/V तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं देंगे, इसलिए N/V तो भूल जाओ। आई मीन एनसीईआरटी के लिए वो हमारे उसमें काम में आएगा, N/V कंपटीशन में। फिर दूसरा मैंने तुम्हें दिया था मोल इंटू एन फैक्टर का डाटा। मोल इंटू एन फैक्टर भी एनसीईआरटी में कम यूज होता है, वो भी तुम्हारे कंपटीशन के क्वेश्चन में बनता है। तीसरा वाला जो था वेट वाला, वो यूज होगा, तो मैं सीधे सीधे वही फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ जिंक, फिर इसका वेट मोलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर। मतलब कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, बस आप अपने एग्जाम में सीबीएसई के लिए बस इतना एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ठीक है। वो सारे फॉर्मूला N/V, मोल इंटू एन फैक्टर, वो आपकी अपनी नॉलेज के लिए है, वो सीबीएसई में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब किसका डाटा दिया है देखो, इन्होंने कहा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड, यानी सिल्वर का वेट दे दिया, ये दे दिया तुम्हें, सिल्वर का वेट दे दिया। और तुमसे लास्ट में पूछा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। सिल्वर का वेट दे दिया है, जिंक और कॉपर के वेट निकालने हैं, तो पहले हम इन दो को इक्वेट कर लेते हैं। तो मैं पहले सिल्वर और जिंक को कंपेयर कर लूं, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो वेट मुझे फाइंड करना है, जिंक का मोलर मास कितना होता है 65.4 है। जिंक के ऊपर चार्ज कितना है जरा देख के बताओ। जिंक पे +2 का चार्ज है, सिल्वर पे +1 का चार्ज है, कॉपर पे भी +2 का चार्ज है। तो दो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के लिए n की वैल्यू क्या लिखूं मैं, n की वैल्यू को 2 लिख दूं, इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ सिल्वर क्वेश्चन में दिया है कितना, 1.45 ग्राम दिया है ना। सिल्वर का मोलर मास 108 होता है इंटू 1। तो मैंने इक्विवेलेंट ऑफ जिंक और सिल्वर को इक्वेट किया, यहां से मुझे वेट ऑफ जिंक आ जाएगा। क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे मुझे मिल गया, यहाँ से वेट ऑफ जिंक आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 1.45108 इंटू 65.4/2, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सिल्वर के साथ, अभी तुमने सिल्वर के साथ जिंक को कंपेयर किया, अब सिल्वर के साथ कॉपर कंपेयर कर लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, कॉपर का वेट निकालना है, मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5 होता है, कॉपर पे चार्ज है +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो n की वैल्यू 2। सिल्वर के लिए कितना है 1.45 108 इंटू 1, यहां से वेट ऑफ कॉपर निकल जाएगा, ठीक है।
तो अलग अलग करके जो सिल्वर का डाटा दिया था उसे कंपेयर करके निकालूंगा। फिर क्वेश्चन ने पूछा है हाउ लॉन्ग डिड दी करंट फ्लो, यानी टी फाइंड करना है। तो अब किसी भी एक मेटल का डाटा लगा दो, हम सिल्वर के लिए लगा देते हैं, फ्रॉम सिल्वर में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम सिल्वर। अब यहाँ पे W इक्वल टू ZIT लगा दो। तुम्हें टी निकालना है, सिल्वर का W कितना दिया है तुम्हें, 1.45 दिया है क्वेश्चन में। Z कितना आ जाएगा, 108/1 इंटू 96500 आ जाएगा। I एम्पियर क्वेश्चन में तुम्हें दिया है 1.5 एम्पियर इंटू टी निकल जाएगा। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डिड दी करंट फ्लो से टी भी आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गए। हमारी अभी मीटिंग एंड हो जाएगी 2-3 मिनट में, है ना। तो कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। ओके, और हाँ ये अच्छा, तुम लोग शिविका तुम्हें जो टेस्ट देना था